दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपनी पिछली वीडियो में, मैं वीआरवी और वीआरएफ के ऊपर अपनी वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आपने नाम तो सुना ही होगा वीआरएफ वीआरवी सिस्टम का, लेकिन अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाए कि इसका वर्किंग क्या है, रेफनेट किसे कहते हैं और साइट पे इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, तो क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? इसीलिए आज मैं आपको वीआरएफ वीआरवी सिस्टम का पूरे सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने वाला हूँ, ड्राइंग से लेकर के साइट इंस्टॉलेशन तक। मैं हूं इंजीनियर साकिब और आप देख रहे हैं MEP सिंप्लीफाइड, जहां पे हम MEP के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी साइट के अकॉर्डिंग और इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर देते हैं, एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं। अगर आप गल्फ के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर गल्फ में साइट पे जॉब कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना देर किए लेट्स गो। तो सबसे पहले व्हाट इज वीआरएफ वीआरवी? वीआरएफ या वीआरवी क्या होता है? तो जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, वीआरएफ यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, वीआरवी यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। और नाम का क्यों डिफरेंस है? क्योंकि वीआरवी जो है एक ट्रेडमार्क है। किसका? डाइकिन का। डाइकिन जो कंपनी है उसने वीआरवी को ट्रेडमार्क कर लिया और उसको पेटेंट कर लिया, तो कोई भी दूसरी कंपनी इस नाम को यूज़ नहीं कर सकती है। इसलिए बाकी दूसरी सारी कंपनियां जैसे LG हो गई, कैरियर हो गई एंड सो ऑन, सारी कंपनियां इसको वीआरएफ के नाम से जानती हैं। सिस्टम सब कुछ सेम है। नेक्स्ट चीज़ कि वीआरएफ क्या होता है? तो ये एक आउटडोर यूनिट होता है जिसमें कि 2-3 मल्टीपल कंप्रेसर्स होते हैं और एक आउटडोर यूनिट से मल्टीपल इंडोर यूनिट्स यानी बहुत सारे इंडोर यूनिट्स में कनेक्शन होता है। एक ही आउटडोर चाहिए, ज़्यादा नहीं। और इसमें जो है तो लोड के हिसाब से रेफ्रिजरेंट पाइप का जो कनेक्शन होता है उसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। जिस रूम में जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना कूलिंग चाहिए, उसके हिसाब से आउटडोर आपको हर रूम को अलग अलग रेफ्रिजरेंट सप्लाई करता है और हर रूम में अलग अलग कूलिंग देता है। इससे क्या होता है कि जोनिंग ईजी हो जाता है, मतलब हर रूम का अलग अलग कंट्रोल सिस्टम रहता है, हर रूम का अलग आप स्विच, आप थर्मोस्टेट यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छी एफिशिएंसी रहती है, एनर्जी मेंटेन रहती है। ये सब वीआरएफ का सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज व्हाई वीआरएफ इज इम्पॉर्टेंट, यानी वीआरएफ या वीआरवी इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? तो अब गल्फ में इसको इंटरव्यू में आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाई डू वी प्रीफर वीआरएफ वीआरवी सिस्टम, यानी कि हम वीआरएफ वीआरवी सिस्टम में ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं? तो इसका मैं सिंपल आंसर आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज जोनिंग। जोनिंग क्या होता है? जैसे कि हर रूम का अलग अलग कंट्रोल। अब अगर इसको दूसरे एसी से कंपेयर करते हैं, ऐसे पैकेज यूनिट ले लो कुछ भी, तो एक बड़ा सा इंडोर यूनिट या DX यूनिट, एक बड़ा सा आउटडोर यूनिट है, वहाँ से कनेक्ट होकर सब जगह जा रहा है, लेकिन डिफरेंट आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक ही जगह से सारे कुछ कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप हर रूम के लिए अलग अलग थर्मोस्टेट यूज़ कर सकते हो, हर रूम के लिए अलग अलग कर सकते हो। आउटडोर एक ही है, मल्टीपल इंडोर है, लेकिन हर जहाँ हमारा हर रूम में, हर कॉरिडोर में जहाँ भी हमारा AC है, हर का कंट्रोल अलग अलग होता है। यानी कि एक ही ऑर्डर है तो एक ही जगह से सारा कंट्रोलिंग होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जोनिंग का। नेक्स्ट इज लॉन्ग पाइपिंग रन्स पॉसिबल, यानी कि जो इसका पाइप होता है, पाइप का लेंथ, कॉपर पाइप, वो लॉन्ग रन में भी एज पर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं 100 मीटर, 150 मीटर्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये पॉसिबल है। लंबी लंबी दूरी पे भी आपको ये चलेगा, ये नहीं कि बस शॉर्ट डिस्टेंस में ही आपको लगेगा। जहाँ भी आप रूफ में आउटडोर रख दिया है, बहुत एकदम ग्राउंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, सब जगह आप एक ही से आप लॉन्ग पाइपिंग रन करा के इसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज थर्ड वन, एनर्जी एफिशिएंसी पार्ट लोड में बेस्ट है, यानी एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसमें होता है, जिसके वजह से आपका जो जितना रिक्वायरमेंट होता है रूम में, अगर कूल हो गया है तो वो एक सिग्नल का वो वायर होता है जो कि ऑर्डिनेट से कनेक्ट होता है, वो सिग्नल उसको देता है और वहाँ पे कूलिंग अब कम फ्लो होता है, तो वहाँ पे कूलिंग कम होती है, उसकी फ़ैन जो है तो स्लो हो जाती है, तो ये आपको एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेन रखती है, एनर्जी बहुत इसमें सेव होती है, बहुत ज़्यादा। और द फोर्थ वन इज़ स्पेस सेविंग, यानी कि अगर आप, क्योंकि ये हम लोग लॉन्ग चीज़ों में, शॉपिंग मॉल में, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में, रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स में इसको यूज़ करते हैं, और जहाँ पे चिलर प्लांट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही छोटा स्पेस यूज़ होता है। चिलर प्लांट में क्या होता है कि एक बड़ा सा चिलर प्लांट पहले चाहिए होगा, जिसमें कि पंप रूम रहता है, पंप के लिए अलग स्पेस चाहिए, फिर AC रूम वहाँ अलग स्पेस चाहिए, फिर कूलिंग टावर अलग एक स्पेस चाहिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे
बस आपका एक आउटडोर यूनिट, चाहे रूफ पे रख दो या ओपन स्पेस में रख दो, और फिर वहाँ से आप कॉपर पाइप, जो कि पतला सा कॉपर पाइप होता है, वो कहीं से भी छोटे से भी स्पेस से, राइजर से, दीवार में होल करके या सीलिंग के ऊपर से आप उसको लाके कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका स्पेस सेविंग बहुत अच्छा होता है आपका चिलर के कंपैरिजन में। ये सब तो इसके एडवांटेजेस थे, लेकिन इसके लिमिटेशंस भी याद रखने चाहिए, क्योंकि ये इतना होता है तो इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इसके लिए स्किल्ड टेक्नीशियंस, स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। एक स्किल्ड प्रोफेशनल टेक्नीशियन जो होते हैं वही इसका ब्रेजिंग, इंस्टॉलेशन, इसके लिए ये सब करना होता है। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीन पे मैं इसका प्रोज और कॉन्स दे रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज मेजर कंपोनेंट्स ऑफ VRV, यानी VRV के मेजर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज ODU यानी आउटडोर यूनिट। तो इसमें क्या होता है, आउटडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट आपका रहता है जिसमें कि मल्टीपल कंप्रेसर्स होते हैं, 1 2 3 एज पर रिक्वायरमेंट, कितना क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, कितना कूलिंग चाहिए, कितना CFM चाहिए, कितना लोड है, उसके अकॉर्डिंग कंप्रेसर हम लोग लगाते हैं। 1 2 या 3 मल्टीपल कंप्रेसर्स लगता है एक आउटडोर यूनिट में, और उसको हम लोग या तो ऊपर रूफटॉप पे रख सकते हैं और कहीं भी या फिर ओपन स्टेशनरी उसको रख सकते हैं। ये होता है हमारा आउटडोर यूनिट। ये आउटडोर यूनिट है, ये इसका कंडेंसर साइड है, इसके अंदर आपका कंप्रेसर रहता है बहुत सारा, ये कंट्रोल सिस्टम है इसका, और यहाँ से इसका कॉपर पाइप जाता है जो कि इसको एक केबल ट्रे से कवर किया जाता है। इंडोर यूनिट्स IDU, तो ये क्या होता है, इसमें मल्टीपल इंडोर यूनिट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया। कैसेट यूनिट, सीलिंग कैसेट यूनिट ले लो आप, ग्रिल्स ले लो, डिफ्यूज़र्स ले लो, स्प्लिट यूनिट ले लो, डक्टेड ACs में होता है। ये है ग्रिल, ये यहाँ पर ग्रिल, एक सप्लाई ग्रिल है, और सेम इस कॉरिडोर में यहाँ पे ये रिटर्न ग्रिल है, रिटर्न ग्रिल। इस तरह से ये सारे बेडरूम्स में भी आते हैं। ये प्लेनम बॉक्स है, इससे सप्लाई एयर आता है, ये प्लेनम बॉक्स है। अब यहाँ पे एक लगेगा, फिर इसमें ग्रिल लग जाएगा, और ये बेडरूम में, ये इसके चारों तरफ वहाँ भी देखिए एक तरह के ग्रिल सप्लाई, जैसा सप्लाई। फिर ये है स्प्लिट, ये VRV सही है, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट भी लगा हुआ है ये लॉन्ड्री एरिया में। इस तरह से इलेक्ट्रिकल रूम में भी, कंट्रोल रूम में भी ये स्प्लिट यूनिट लग जाता है। वहाँ मैंने देखा डक्टेड AC था, वहाँ पे ग्रिल भी था। हमारा इंडोर यूनिट है FCU जिसको बोलते हैं, फैन कॉइल यूनिट। यहाँ से सप्लाई डट कनेक्ट होता है, और ये फिर ये ब्रांच लग के उधर जाएगा, फिर वहाँ पे प्लेनम बॉक्स लग के वहाँ पे ग्रिल में लगेगा। जो फाइनल में आपको मैंने ग्रिल का जो वीडियो दिखाया है वो ग्रिल, फिर नीचे ग्रिल रहता है, उससे हवा आती है, फिर इस रूम के लिए यहाँ से वहाँ जाएगा, फिर वहाँ पे हो जाएगा। रेफनेट जॉइंट्स, तो ये क्या होता है, रेफनेट जॉइंट्स जिसको वाई ब्रांच भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि फ्लो होता है रेफ्रिजरेंट का, और इसको हम लोग मल्टीपल डायरेक्शन में डालने के लिए, जैसे अब एक रेफ्रिजरेंट पाइप मेरा आ रहा है, इसको हमको 2 रूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम यहाँ पे रेफनेट जॉइंट लगाएंगे। ये रेफनेट है वाई ब्रांच, तो ये ऑलरेडी मेड होता है, ये मैन्युफैक्चर्ड होता है, जो कि कंपनी से बना हुआ आता है। ये सारे ये सब जॉइंट्स ये, और यहाँ पे ये इसमें साइज़ होते हैं। ये जो है अभी आपका पाइप किस साइज़ का है, इस साइज़ का है या इस साइज़ का है, इस साइज़ का, उसके हिसाब से हम कटिंग करके अपना पाइप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी वैसा ही है, जिस साइज़ का आपको जितना चाहिए, ये रेड्यूसर्स हैं, उस साइज़ का पाइप में यहाँ से आउटलेट जाता है। और ये वाई ब्रांच यहाँ से एक तरफ से ये मेन लाइन आएगा, और फिर यहाँ से स्प्लिट होकर के ये सीधा ये जाएगा, और ये ब्रांच से हम हमेशा इंडोर यूनिट में डालते हैं, और सीधा ये मेन लाइन जाता है स्ट्रेट इधर से। कॉपर पाइपिंग में प्रॉपर ब्रेजिंग करने टाइम इसमें नाइट्रोजन का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब कि जहाँ पे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं वहाँ पे कार्बन जम जाता है, ब्लैक, उससे क्या है कि आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और पाइप है ये इंडोर यूनिट से ये आउटडोर यूनिट की तरफ भी एक गया हुआ, एक यूनिट के लिए है। और यहाँ पे देखिए वाई ब्रांच को हमने ये रेफनेट जो है इसको यहाँ पे ब्रेजिंग किया हुआ है। यहाँ पे आएंगे तो ये एल्बो है, यहाँ पे ये एल्बो को यहाँ पे ब्रेजिंग किया गया। ये बाहर में आपको ब्लैक दिख रहा है, वो ब्लैक नहीं है, वो अंदर में आपका कुछ भी नहीं है, एक भी ज़रा भी आपका कार्बन नहीं है। ये यहाँ से ये पूरा यहाँ पे हमारा ब्रेजिंग किया जाता है, लेकिन ब्रेजिंग कर प्रॉपरली उसके अंदर नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल्स एंड थर्मोस्टैट, तो हर जोन के लिए यानी हर रूम के लिए, हर एक जोन के लिए अलग अलग थर्मोस्टैट होता है, अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं, ओके, जिससे कि हम अपने AC के कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये थर्मोस्टैट है और ये फैन कॉइल यूनिट है। ये फ्रेश एयर है, ये फ्रेश एयर इस पे आ रहा है यहाँ से। ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है, इसी से
आप अभी तो ये ऑफ़ है, इसका पावर ऑफ है, इसी में आपका सारा रहेगा, एसी, लाइटिंग और फ्रेश एयर और एनीथिंग सब इसी में रहेगा। और ऊपर जो भी मैं थर्मोस्टेट दिखाया वो थर्मोस्टेट भी इसी में कंट्रोल रहता है। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर, फैन स्पीड सब कंट्रोल कर सकते हो, सारे लाइट्स को भी इसमें जितने सब कंट्रोल कर सकते हो। वर्किंग ऑफ VRF VRV यानी कि इसका वर्किंग क्या होता है, तो इसका जो है तो सबसे बड़ा ब्रेन कंप्रेसर होता है इस सिस्टम का। कंप्रेसर क्या करता है, हर रूम में जितना भी लोडिंग के हिसाब से आपको कूलिंग चाहिए होती है उतना रेफ्रिजरेंट को फ्लो करता है। हर रूम में जो इंडोर यूनिट होता है, जहाँ पे फैन कॉइल यूनिट या फिर आपका स्प्लिट यूनिट जो लगा हुआ है, सब में एक सिग्नल केबल होता है और सेंसर केबल होता है। वो आपको सिग्नल भेजता है कंप्रेसर को, और वो सिग्नल करता है अच्छा इस रूम में इतनी रिक्वायरमेंट है, तो वो जो वहाँ से रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है वो उसको कम या ज़्यादा कर देता है। तो हर रूम अपने लोड के हिसाब से कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है और लोड के हिसाब से वो लोग यूज़ करते हैं। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट आंसर इसका इस तरह से हम लोग कहेंगे, VRF VRV यानी वन आउटडोर यूनिट विथ मल्टीपल इंडोर यूनिट्स। रेफ्रिजरेंट फ्लो वेरिएबल होता है डिमांड के हिसाब से। साइट इंस्टॉलेशन बेसिक्स यानी साइट इंस्टॉलेशन का बेसिक्स क्या क्या होता है, इंस्टॉलेशन कैसे करें। तो इंटरव्यू में से आपसे भी क्वेश्चन ज़रूर किया जाता है, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है कि नहीं। सबसे पहले पाइपिंग रूट, तो इसमें क्या होता है, ड्राइंग में प्रॉपरली पाइपिंग का रूट मेंटेन करना होता है, स्लोपिंग भी इसमें मेंटेन करना होता है, स्लोप भी चाहिए होता है, प्रॉपर वेपनेट का ओरिएंटेशन यानी वाई ब्रांच का प्रॉपर ओरिएंटेशन कि कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पे स्प्लिट होना है, कहाँ पे कितने साइज का वाई ब्रांच लगेगा, तो ये सब बहुत ज़रूरी है पाइपिंग रूटिंग। जैसे ये यहाँ पे ये ड्राइंग में ये राइज़र है हमारे, पूरा बड़ा सा शाफ्ट है, ये राइज़र है, ये यहाँ से राइज़र से कॉपर पाइप आ रहा है। अब यहाँ पे वाई से डिस्ट्रीब्यूट किया, एक सीधा गया और एक ब्रांच बन के यहाँ पे इस इधर से आया, ये इलेक्ट्रिकल रूम है। यहाँ पे ये मेरा स्प्लिट में भी आ गया, तो इसमें स्प्लिट भी है, इसमें देखिए आप डिफ्यूज़र भी है, राउंड डिफ्यूज़र भी इसमें यूज़ होता है। इसमें आप आएंगे तो यहाँ पे डट के थ्रू ये सब लगा हुआ है, और यहाँ पे ये प्लेनम लगेगा, और यहाँ पे फिर देखिए ग्रिल यूज़ हो जाएगा। ये फैन क्वालिटी इंडोर यूनिट है, तो इसमें हम सब यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिट भी, डक्टेड भी, और ग्रिल भी, डिफ्यूज़र भी, एनीथिंग वी कैन यूज़। ये वही केबल ट्रे उधर आउटडोर यूनिट से आया है, ये यहाँ से जाएगा, अभी इसके अंदर राइज़र है, ये राइज़र से यही हमारे रेफ्रिजरेंट पाइप सब है, 1 2 3 ये सब एक रेफ्रिजरेंट पाइप है, ये सीधा जाता है नीचे हमारे फैन कॉइल यूनिट्स में। ये हमारा उधर राइज़र से आ रहा है, ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये वाई ब्रांच सीधा गया, फिर एक सीधा जा रहा है, फिर यहाँ से सीधा गया, अब ये इधर आ गया, ये यहाँ पे इस यूनिट के लिए, फिर ये यहाँ पे गया, ये वाई से यहाँ इस यूनिट के लिए, ये उधर चला गया, फिर ये अभी सीधा मेन लाइन जा रहा है। सेकंड वन, रेफनेट जॉइंट्स। रेफनेट जॉइंट्स यानी मैंने बताया इस वाई ब्रांच को रेफनेट जॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये वाई शेप का होता है, ओके, और इसको हमेशा फैक्ट्री मेड यूज़ करना है, ना कि हमारे पास कॉपर पाइप है तो इसको हम लोग काट के जोड़ के ब्रेजिंग करके बना लिया, नहीं, वो हमेशा गलत है, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। हमेशा कंपनी मेड यूज़ करना है, और इसका प्रॉपर स्लोप, प्रॉपर ओरिएंटेशन, टॉप बॉटम, इसका लेवल प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है हमेशा। ये हमारा वाई ब्रांच, एक है आपका सक्शन लाइन, एक है आपका डिस्चार्ज लाइन, दोनों में ही वाई है। वो उधर आउटडोर यूनिट से आ रहा है, ये इंडोर की तरफ जा रहा है, और ये वापस भी वाई से ही जा रहा है। जैसे यहाँ से आया, अब देखिए ये वाई ब्रांच है, यहाँ से एक इधर क्या उस रूम की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और एक इसका दूसरा लाइन यहाँ वो सीधा जाके इस यूनिट, ये फैन कॉइल यूनिट में, यहाँ पे इंडोर यूनिट में आएगा। अब वो उस रूम से आया वाई ब्रांच से एक लाइन इधर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी फिर एक और वाई ब्रांच है। इसमें क्या है, ये पहला तो एक आपका इधर से यहाँ पे चला गया इस यूनिट के लिए, इस फैन कॉइल यूनिट के लिए, और ये दूसरा जो है ये सीधा अब आगे चला गया और वो दूसरे वहाँ दूसरे यूनिट के लिए। तो ये काम होता है हमारे वाई ब्रांच का। ये लाइन एक यहाँ आ गया और एक डिस्ट्रीब्यूट करके आगे लेके चला गया। फिर ऐसे यहाँ से भी, यहाँ भी एक वाई ब्रांच है, एक तो आपका यहाँ आ गया, और दूसरा लाइन देखिए, अब ये दूसरा यहाँ से अंदर जा करके ये यहाँ पे इस फैन कॉइल यूनिट के लिए। तो ये वाई ब्रांच इस तरह से लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। थर्ड वन इज़ ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग के टाइम पे नाइट्रोजन का पर्जिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पूरे सिस्टम में जो आपका कॉपर पाइप है उसमें नाइट्रोजन का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन यानी मैंने बताया कि उसमें कार्बन जम जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। और एक प्रोफेशनल पर्सन जो कि अच्छा ब्रेजिंग, जिसको अच्छा इंस्टॉलेशन मालूम है, उसके थ्रू इसको स्क्रीन पर टेक्नीशियन के थ्रू इसको ब्रेजिंग करवाना। लीक टेस्ट। तो लीक टेस्ट में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं।
नाइट्रोजन पाइप फ्लो करते हैं। जो कॉपर पाइप होता है हमारा, इसका फर्स्ट एंड और लास्ट एंड पे, एक लास्ट एंड पे एंड कैप लगा देते हैं और फर्स्ट एंड पे यहाँ पे हमारा वाल्व लगा रहता है, जिसके थ्रू हम लोग नाइट्रोजन के सिलेंडर से नाइट्रोजन इसमें डालते हैं। और फुल होने के बाद इसका जो चार्जिंग है, मतलब प्रेशर टेस्ट के लिए 550 PSI होना बहुत ज़रूरी है और 24 आवर्स के लिए इसको हम लोग रखते हैं। ऐसे 500 PSI भी रख सकते हैं एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, लेकिन बेस्ट है कि 550 PSI इसको रखा जाए वो 24 आवर्स। 6 वन इज चार्जिंग। तो चार्जिंग करने टाइम इसको हम लोग आउटडोर यूनिट के सॉफ्टवेयर कंट्रोल से डायरेक्ट चार्जिंग नहीं करते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें, आउटडोर यूनिट में सिग्नल्स वगैरह लगे होते हैं, उसके थ्रू ही चार्जिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो ही जा करके इसमें प्रॉपर चार्जिंग होती है। अब हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सुने सिर्फ और आंसर अपने से देने का ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने आंसर आपने करेक्ट किया है। ओके, लेट्स गो। VRF और VRV में डिफरेंस, कॉन्सेप्ट सेम है, VRV बस एक ट्रेड नेम है। रेफनेट क्या है? तो रेफनेट वाई शेप जॉइंट है जहां रेफ्रिजरेंट स्प्लिट या डिस्ट्रीब्यूट होता है। VRF सिस्टम में नाइट्रोजन क्यों यूज़ करते हैं ब्रेजिंग में? ऑक्सीडेशन, यानी कि मैंने जैसे बताया कार्बन जो जम जाता है उसको ऑक्सीडेशन अवॉइड करने के लिए। मैक्सिमम पाइपिंग रन VRF में, तो ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है। अप्रॉक्स 100 से 150 मीटर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसमें पाइपिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा VRF सिस्टम के ऊपर वीडियो। फाइनली आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि VRF सिस्टम क्या होता है, इसका यूज़ क्यों होता है, साइट इंस्टॉलेशन कैसे होता है, रेफनेट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आई होप एवरीथिंग अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह से गुड कंटेंट्स के लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया तो बिल्कुल दबा लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।